VSC सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर की आंसर की देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है MVVU यानी माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 75 क्वेश्चन है और सब के सब आपको करने हैं। तो बिना निर्देश पढ़े सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक पॉलीसैकेराइड है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीसैकेराइड। ए पे टिक लगा दो, ग्लाइकोजन इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड होते हैं और ये क्वेश्चन मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पढ़ाया है वही पेपर में आया। देखो ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। सबसे मीठी शुगर है फ्रक्टोज, कहाँ पर ढूंढ लो। बी पे आप टिक लगा दो, यानी कि स्वीटेस्ट शुगर इज़ फ्रक्टोज इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये पेपर तो आपने चुटकियों के साथ कर दिया होगा, बहुत ही सिंपल पेपर है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्न में कौन शुगर नहीं है। विच एमोंग द फ्लोइंग इज़ नॉट शुगर। फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करो कि सर इसका राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शुगर नहीं है। तो जो ये स्टार्च देख रहे हो ना, ये शुगर की श्रेणी में नहीं आता। ये कार्बोहाइड्रेट है बट शुगर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन टोलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। ग्लूकोज देता है, सुक्रोज देता है, स्टार्च देता है, सेलुलोज देता है। तो क्या मान लो चौथे का। विच वन ऑफ गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टोलन रिजेंट। ए पे टिक लगा दो, ग्लूकोज देता है धनात्मक परीक्षण, और कौन दे सकता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है। ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में होता है द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेंस। देखो जब भी आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर खोलोगे तो CHOCH का होल फोर CH2OH ये बन गई। तो इसमें एक एल्डिहाइड समूह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर बी पे टिक लगा दो, एल्डिहाइड समूह। बाकी इसमें हाइड्रोक्सी समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड OH समूह नहीं दिखाए गए हैं, मतलब ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं। तो एल्डिहाइड समूह इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पेप्टाइड 1 कब बनता है। जब एक एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह आपस में क्रिया करते हैं तो जल का एक अणु बाहर हो जाता है और सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH समूह मतलब बॉन्ड बन जाता है, जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हो। यानी कि सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH, यही तो हमारा एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आप बोलोगे एक एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह जब आपस में क्रिया करते हैं तो ऐसे ऐसे और ये और वैसे वैसे बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली स्टेबल। यानी कि प्रोटीन की कौन सी संरचना सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, इनका विकृतीकरण हो जाता है, मतलब ये विकृत हो जाती हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ये विकृत नहीं होती, ये स्टेबल होती है। ए पे टिक लगा दो, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोटीन वर्गीकरण यानी कि प्रोटीन क्लासिफाइड एस। तो सरल एवं संयुग्मित यानी कि सिंपल एंड कंजुगेटेड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। डी ग्लूकोज और डी मेनोज आपस में हैं। डी ग्लूकोज और डी मेनोज ये दोनों एपीमर होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे आप सी पे टिक लगाओ, नामे का C नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये दोनों एपीमर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड एमोंग द फ्लोइंग इज। हाँ, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्लों से पूछे जाते हैं कि कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है, कौन सा अनावश्यक एमिनो अम्ल है। ठीक है, कौन अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो ये सब के सब आपको याद होने चाहिए। और 12th क्लास में आपने भर भर के पढ़ रखा। हालांकि BSc फर्स्ट सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन 12th क्लास में आपने चैप्टर 10 पढ़ा जरूर होगा केमिस्ट्री में, जैवाणु, और उसमें आपने बड़े प्यार के साथ में ये सब कुछ पढ़ा होगा। अब पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे आप एलनिन पे टिक लगा दो। 10 का D नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है, एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। चलिए 11 देखते हैं। जुपिटर आयन से हर साल हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी जुपिटर आयन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो होता है ना वो डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड होता है। NH2 जो होता है वो NH3+ आयन के रूप में रहता है
और जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो COO माइनस आयन समूह के रूप में रहता है, इसीलिए इसकी डाइपोलर स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप ज्यूपिटर आयन स्ट्रक्चर कहते हो। वेरी वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप बोलोगे सर दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, ढूंढ लो, सी पे आप टिक लगा दो। विच प्रोटीन आर फाउंड इन मिल्क? कैसिन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वायु रेट टेस्ट आर यूज फॉर द फ्लोइंग्स? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन? डी पे आप टिक लगा दो। प्रोटीन इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में किसके लिए वायु रेट टेस्ट का प्रयोग दिया जाता है? तो आप बोलोगे सर प्रोटीन इज द राइट ऑप्शन। ओके, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आपकी तरह तो कोई है ही नहीं यार, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप लोग लगते हो मुझे। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी प्रोटीन एंजाइम है? अरे यार ऐसा कभी नहीं हो सकता, बट सभी एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन है, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये ध्यान देना आपको। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं, मुख्यतः प्रोटीन एंजाइम ही होते हैं ऐसा मान के चलो, लेकिन कुछ सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? आप बोलोगे सर डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक है, आप सी पे टिक लगा दो, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के क्रमशः 2 न्यूक्लियोटाइड में कितनी दूरी होती है? अब आप सोच रहे होगे यार पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बे नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन क्षार, यानी कि जैसे ये होता है ना A डबल बॉन्ड T आ गया हमारा, A 2 हाइड्रोजन बिन T आ गया, फिर C हाइड्रोजन बॉन्ड C आ गया। अभी इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो 3 पॉइंट ऐसा करके जो डिस्टेंस को करते हैं 3.4 एंगस्ट्रोम, वो पूछ रहा है ये। कुल मिला के बात ये है, बस यही है। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, 3.4 एंगस्ट्रोम इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। औषधीय रसायन विज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री प्राइमरीली डील्स विद दवाओं का संश्लेषण और डिज़ाइन, पौधों का वर्गीकरण, खाद्य रसायन, पॉलीमर रसायन। तो दवाओं का संश्लेषण और डिज़ाइन क्या लग रहा है? औषधीय रसायन विज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन लगाने में भी आपको बड़ी दिक्कत लगी होगी, बल्कि साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं इस पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए पे टिक लगा दूँ, दवाओं का संश्लेषण और डिज़ाइन। यही लगा कर आए हो आप लोग? अरे यार कैसे लगा कर नहीं आओगे, ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लगा दोगे टिक एकदम। अच्छा ये बताओ दवा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? दवा क्या होती है? दवा हर मर्ज की दवा है, कोई सा भी मर्ज है, चाहे लवेरिया हो, सवेरिया हो, मलेरिया हो, हर मर्ज की दवा है। केवल पोषक के पोषण के लिए, रोग के निदान, उपचार या रोकथाम के लिए। तो मैंने बता दिया, जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिखाई दे बस टिक लगा दो उस पर। और ये मैं हर एक लेक्चर में कहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो जो भी ऑप्शन आपको बड़ा दिखाई दे रहा हो बस टिक लगाते जाओ, वही सबके सब राइट ऑप्शन होते हैं। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। उत्सर्जन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? आप बोलोगे गुर्दे के माध्यम से उत्सर्जन होता है। किडनी का नाम सुना है आपने? नाम छोटा है पर साउंड बड़ा है। सी पे आप टिक लगा दो, गुर्दे इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा 20 देखो। दवाओं की विषाक्तता टॉक्सिसिटी, ठीक है, किसे दर्शाती है? दवा का लाभकारी प्रभाव? नहीं। दवा का हानिकारक प्रभाव? या ये हो सकता है? हाँ सर आप बोलोगे बिल्कुल सर, दवा के हानिकारक प्रभाव को शो करती है टॉक्सिसिटी, है ना। ओके 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 यार तुम कितने बड़े इंटेलिजेंट हो गए, देखो सबके सब आंसर ऐसे ही बताए जा रहे हो यार। विच ड्रग इज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक? कौन सी दवा एक दर्द निवारक और ज्वरनाशक है? आप पैरासीटामोल पे जा सकते हो, नहीं है आप एस्पिरिन पे जा सकते हो। एस्पिरिन अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, पैरासीटामोल नहीं है, एस्पिरिन अच्छा एग्जाम्पल है, तो बी पे आप टिक लगा दो। अब एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिकम है बेटा, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, याद कर लो ठीक से। ओके, कौन सी दवा एक दर्द निवारक और ज्वरनाशक है? आप बोलोगे सर एस्पिरिन। ओके, देखो आ गया भैया पैरासीटामोल। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पैरासीटामोल एस्पिरिन के आते ही आते हैं। अगर बात दवाओं की हो तो पैरासीटामोल मुख्यतः किस रूप में कार्य करता है? भाई दर्द निवारक और ज्वरनाशक दोनों के रूप में, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन में पैरासीटामोल नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा तो एस्पिरिन है, एस्पिरिन पे आपने टिक लगा दिया। अगर पैरासीटामोल होता तो पैरासीटामोल बेस्ट ऑप्शन होता, दर्द निवारक और ज्वरनाशक के रूप में। यही क्वेश्चन लौट फिर के आते रहे हैं हर एग्जाम पेपर में यार, बस तुम्हारा दिमाग घूमता रहे। एसाइक्लोरवीर, ऐसा लग रहा है किसी युद्ध में लड़ने जा रहे हैं। एसाइक्लोरवीर यानी कि ऐसा
इक्लोवीर का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? बैक्टीरियल संक्रमण के, वायरल संक्रमण के, फंगल संक्रमण के, या दर्द? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या पेन? तो ऐसा इलोवीर किसके रूप में, किसके उपचार में किया जाता है? तो भाई साहब वो किया जाता है वायरल इन्फेक्शन के रूप में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, डाइजेपाम है, डाइजेपाम इज़ यूज्ड फॉर इन्फेक्शन, एनेक्सिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, पेन ओनली या फीवर? तो डाइजेपैम का नाम सुना है आपने? डाइजेपाम है ना सुना? अबे यार तुम लोग सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा? ये वाला, चिंता और मांसपेशियों के शिथिलीकरण हेतु। देखो जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे, बिना रुके बिना सोचे समझे टिक मार दो, वही राइट ऑप्शन होता है। समझ गए? या बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजनस बेस सिर्फ आरएनए में पाया जाता है? तो जो ये यूरेसिल होता है ना, ये आरएनए में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो यार हर साल रिपीट होता है, हर एग्जाम पेपर में, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में, जब केमिस्ट्री का पेपर होता है तब यूरेसिल रिपीट होता है यार हर पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन है? यार सारा पेपर पढ़ाया हुआ आया यार, बिल्कुल सबका सब। मैंने कल जो लेक्चर, परसों जो लेक्चर डाला था ना केमिस्ट्री का, जो लड़के वो लेक्चर पढ़ के गए होंगे, लगभग 40+ क्वेश्चन वो बिल्कुल सही करके आए होंगे, जाओ गारंटी है इस बात की। इनमें से क्या बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन है? आप बोलोगे सर डीएनए से आरएनए, कहाँ पर है? अरे यार इनमें से क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज़ ए प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ। इनमें से क्या बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिएशन है? ट्रांसक्रिएशन है, देखो ट्रांसक्रिप्शन है यार, तभी तो। mRNA से डीएनए, टीआरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए या प्रोटीन से जो, तो ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है ना, वो डीएनए से एमआरएनए बनना होता है। ठीक है, 26 का जो राइट ऑप्शन है यार। अब मैं क्या बताऊँ आपको, mRNA फ्रॉम डीएनए, हाँ ये सही है, mRNA से डीएनए, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए से mRNA होना चाहिए था, तो राइट ऑप्शन होता। जैसे देखो ये है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है ये mRNA फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से mRNA, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत कर दिया। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पेपर में जिनमें गलती हो जाती है। डीएनए से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन के बनने का, और इसमें सारा काम जो होता है ना वो टीआरएनए का होता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना जो होता है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, इतना याद कर लेना। ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से एमआरएनए। चलिए हिंदी में गलत कर दिया। ओके, 27 देखते हैं। HIV आक्रमण करता है, HIV आक्रमण कहाँ करता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा होता है, CD4 कोशिकाओं पर, यानी कि CD4 सेल्स पर अटैक करता है ये। 28, निम्नलिखित में पैरासीटामोल को कौन सी संरचनाएं सही हैं? अरे यार कौन सी संरचना सही है पैरासीटामोल की? ये जो सी नंबर आप देख रहे हो ना, जो ये मंद मंद मुस्कुरारिया NaCO CH3 और पैरा पे लगा हुआ OH, यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो। ये तो मैंने आपको बता के भेजा था यार, पढ़ा के भेजा था मैंने कि यार पढ़ के जाओ। मैंने कि ये पैरासीटामोल के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और आ भी गए। चलिए, सल्फोनामाइड क्या है? एंटी फंगल एजेंट होता है, ए पे टिक लगा दो, एंटी फंगल एजेंट होता है ये सल्फोनामाइड। चलिए, नमक क्रिस्टल जालक होता है। द क्रिस्टल लेटिस ऑफ NaCl इज़, ये हमेशा फेस सेंट्रल क्यूबिक लेटिस होता है। ठीक है, यानी कि फलक केंद्रित घन संरचना होती है नमक की, NaCl की। अगला क्वेश्चन 31 देखो, निम्न में कौन मोनोसेक्राइड है? देखो सुक्रोज डाइसेक्राइड है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, बट जो ग्लूकोज देख रहे हो ना, ये मोनोसेक्राइड है। ठीक है, अब कुछ भी खा लो पी लो, आप दुकान पे गए, आपने मान लो बादाम शेक पिया। अब बादाम में पावर अच्छी खासी होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर ही पावर अच्छी खासी आएगी। खाने पीने के बाद जितने भी पेट में जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं ना, और जटिल भोजन जो होता है वो सरल भोजन में टूटता है, और उससे आपको ऊर्जा मिलती है, वो सब ग्लूकोज में टूट जाता है। कुछ भी खा लो पी लो, ऐसे चाउमीन मोमो बर्गर आपने खाया, वो सब लास्ट में ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और ग्लूकोज ही आपको एनर्जी प्रदान करता है। ये ध्यान देना, ए पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। 32, निम्न में कौन डाइसेक्राइड है? भाई माल्टोज जो है ना वो डाइसेक्राइड है, बाकी ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज इन सब के केमिकल फॉर्मूले एक ही होते हैं, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही होता, बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है।
33 ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑलवेज एल्डोज कीटोज एस्टर एसिड। ग्लूकोज एक एल्डोज है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है जिस कारण इसे एल्डिहेक्सोज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। कौन अनपचाई शर्करा है? तो आप बोलोगे अनपचाई शर्करा है। सुक्रोज जो होती है ना वो एक अनपचाई शर्करा, बाकी सब की सब जो होती हैं वो अपचाई शर्कराएँ होती हैं। सुक्रोज को छोड़कर सभी शर्कराएँ अपचाई शर्कराएँ होती हैं। और सुक्रोज ही क्या होता है? एक अनपचाई शर्करा होती है। क्यों? क्योंकि ये टोलन अभिकर्मक और फेलिन विलयन को अपचायित नहीं करता है। ये क्वालिटी होती है इसके अंदर। सी पे आप टिक लगा दो, सुक्रोज इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। डीनेचुरेशन होता है हीट के द्वारा, यानी कि डीनेचुरेशन ऑक्यूर्स ड्यू टू हीट के द्वारा होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 36 देखो, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषित होते हैं फिशर प्रक्रिया द्वारा भी हो सकते हैं, वर्जमान प्रक्रिया द्वारा भी हो सकते हैं, कार्टियस प्रक्रिया भी द्वारा हो सकते हैं। इनमें से सभी लगा दो, ठीक। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके 37 देखो, न्यूक्लिक अम्ल किसके पॉलीमर होते हैं? आप बोलोगे सर न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। यहाँ बी पे टिक लगाओ। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द राइट ऑप्शन। होते हैं नहीं होते हैं? अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सिंपल सा। डीएनए में होता है राइबोस शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। तो यहाँ बी पे आप ऑप्शन पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 39। नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं पिरीमिडीन और प्यूरीन, ठीक है, यानी कि प्यूरीन और पिरीमिडीन। अब पिरीमिडीन भी दो होते हैं, साइटोसिन एंड साइटोसिन होता है और एक थाइमिन होता है। और प्यूरीन भी दो होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ये सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। मैं क्या बताऊं यार, नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं प्यूरीन एवं पिरीमिडीन। चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। डीएनए की संरचना किसने दी? आप बोलोगे सर वाटसन और क्रिक ने दी। अच्छा, चारगाफ का नियम क्या है? चारगाफ का नियम होता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। डीएनए होता है ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें 2 श्रृंखलाएँ तो होती हैं, ऐसा करके बना हुई ये। अबे ऐसी संरचनाएँ तो होती हैं, तो एक ये हो गई हमारी और दूसरी फिर हमारी ऐसे घूम घाम के ऐसा आ जाती है ये। अबे भैया ये हमने बहुत बनाई है इस टाइप से। बाकी यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में बंधी होती हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है। आरएनए एक वन स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो 42 का बी पे आप टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। 43 देख लेते हैं। किसी दवा की विशेषता है गैर विषाक्तता, न्यूनतम दुष्प्रभाव, स्थानीयकृत क्रिया और प्रभावशीलता, उपरोक्त सभी। हाँ ये सबके सब टिक लगा दो। 43 का डी नंबर राइट होना चाहिए, ठीक है ना, यही तो है ना। दवाओं में एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग जो होती है ना वो ऑलवेज, यानी कि एरोमेटिक रिंग इन ड्रग्स, ओके, डिक्रीजेस एक्टिविटी, इंक्रीजेस वाटर सोल्यूबिलिटी, इंक्रीजेस फैट सोल्यूबिलिटी या नॉन ऑफ द एबव। तो ये बसा में घुलनशीलता बढ़ाती है। दवाओं में जो एरोमेटिक रिंग होती है ना वो बसा में घुलनशीलता बढ़ाती है। यही राइट होना चाहिए इसका, और ये राइट भी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है। एक्रिसलीय ठोस हमेशा समदेशिक होते हैं। एमोर्फोस सॉलिड्स आर हमेशा समदेशिक होते हैं। आगे सोचने समझने का काम नहीं है यार। अगर कह दे बिछड़ जा तो बिछड़ जा मेरे दोस्त। 46 देखो ज़रा। ठोस रखते हैं हमेशा निश्चित आकार रखते हैं, निश्चित आयतन रखते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम रखते हैं, आसानी से बह नहीं सकते, ये गलत है। बाकी ए और बी दोनों के दोनों कैसे हमारे सही हैं। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। ब्रेक इक्वेशन है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। कहाँ पर है? ये रहा। अच्छा, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा में एन क्या चीज़ है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की कोटि। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रेक इक्वेशन में एन होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ढूंढ लेना आप। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की कोटि। बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर सही है बिल्कुल। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अच्छा 48। क्रिस्टल का आकार निर्भर करता है तापमान पर, दाब पर, ए और बी दोनों पर, या क्रिस्टल बनने की दर पर। तो क्रिस्टल का जो आकार होता है वो तापमान दाब पर कभी डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा डिपेंड करता है क्रिस्टल बनने की दर पर, यानी कि रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए 49 देखते हैं। ऑक्सोक्रोम समूह बढ़ाता है तो रंग को गहरा करता है। ये मैंने आपको बताया था, क्रोमोफोर जो होता है वो रंग प्रदान करता है, ऑक्सोक्रोम जो होता है वो रंग को गहरा करता है। तो यहाँ पर ना ए पे टिक लगा दो, रंग की तीव्रता को बढ़ाता है ताकि हमें बिल्कुल साफ इस पर। अब मान लो लाइट येलो है, मतलब हल्का पीला है, उसको आपको गहरा पीला बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑक्सोक्रोम का यूज़ कर सकते हो, जिससे वो रंग बहुत गहरा हो जाएगा और बहुत ही पीला दिखाई देगा। समझ गए इस चीज़ को?
अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। 50 देखो, मुक्त मूलक बनते हैं हमेशा प्रारंभ में बनते हैं। अरे बनते नहीं है प्रारंभ में, उसके बाद तो क्रिया आगे संचरण होती है। तो ये आरंभन जो होता है इनिशिएशन, यहाँ पर जो होते हैं ना फ्री रेडिकल बनते हैं ऑलवेज। आपने मुक्त मूलक द्वारा मैकेनिज्म पढ़ी जरूर होगी किसी ना किसी की, चाहे वो एल्केन का हेलोजनीकरण हो, ठीक है, और पढ़िए ना, एल्केन का हेलोजनीकरण नहीं पढ़ा, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म द्वारा वो अभिक्रिया संचरित होती है। अरे यार तो आरंभ जो जितने भी तुम्हारे पास ये इनिशिएशन होता है ना, प्रारंभिक पद जो होता है उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ बी पे आप टिक लगा दो, आरंभन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 51 देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ पॉलीमर है, किसका है? प्राकृतिक रबड़ हमेशा पॉलीमर होता है, किस चीज़ का होता है भाई? ये होता है सिस आइसोप्रीन का, यानी कि नेचुरल रबड़ इस पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन का होता है। मतलब रबड़ की एकलक, रबड़ का जो एकलक होता है ना वो आइसोप्रीन होती है, ठीक है। और जब एन आइसोप्रीन आपस में मिलती हैं तो रबड़ बनती है प्राकृतिक रबड़। 52 देखो, टेफ्लॉन एक उदाहरण है। टेफ्लॉन हमेशा समबहुलक होता है, यानी कि होमोपोलीमर होता है और एडिशन पॉलीमर द्वारा बनता है, मतलब एडिशन पॉलीमेराइजेशन द्वारा बनता है। यानी कि टेफ्लॉन जो होता है वो एक होमोपोलीमर होता है और एडिशन पॉलीमेराइजेशन द्वारा बनता है। तो इसको आप समबहुलक भी कह सकते हो, इसको आप योगात्मक बहुलक भी कह सकते हो या योग बहुलक भी कह सकते हो। तो डी नंबर पर टिक लगा दो, ए और सी दोनों इज ए राइट ऑप्शन। ओके 53 देख लेते हैं। नाइलॉन 66 का मोनोमर है। तो देखो नाइलॉन 66 का मोनोमर है, किस किस को इसका राइट ऑप्शन पता है? इसके दो मोनोमर होते हैं, एक तो होता है हेक्सामेथिलीन, नहीं इसमें एक तो होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है, और दूसरा होता है एडिपिक एसिड। ये दोनों के दोनों होते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना वो इसके मोनोमर होते हैं। सी पे आप टिक लगा दो। और 6 नाम इसलिए दिया गया है इनको क्योंकि एडिपिक एसिड में कार्बन एटम की संख्या 6 होती है और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में भी कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो उसने नाम रख दिया नाइलॉन 66। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा था, नाइलॉन किन दो शहरों से लिया गया? नाइलॉन जो है वो 2 शहरों से लिया गया, न्यूयॉर्क और लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ABS है, ABS क्या है? ABS सिस्टम, ABS ब्रेकिंग सिस्टम है। जल्दी बताओ बेटे ABS क्या? सी पे आप टिक लगा दो, कोपोलीमर होता है ये, ABS आर कोपोलीमर इज द राइट ऑप्शन। 55 देखते हैं। नाइलॉन का नाम किन 2 शहरों के नाम पर आधारित है? देखो आ गया क्वेश्चन ये वाला, न्यूयॉर्क और लंदन पर आधारित है, ठीक है। 56 प्रेशर कुकर का हैंडल हो। ये जब आप अभी आपने गेहूँ जरूर काटे होंगे, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गेहूँ काटेंगे, धान काटेंगे, अजीले बरसिंग काटेंगे, किस चीज़ से काटते हो? दराती से या दरात से? दरात से काटते हो। अब दरात का हैंडल लकड़ी का भी होता है और प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है। तो जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है ना हैंडल, वो वेकेलाइट ही होता है, समझ गए? क्या होता है? वेकेलाइट, जिसको बोलते हो आप यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो यहाँ पर ना आप अबे इसमें भी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया, वाह बेटे वाह, बड़ा क्वेश्चन घुमाया गया। बेकेलाइट पे टिक लगा दो, बेकेलाइट इज़ अ राइट ऑप्शन। तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है उस पर जो ब्लैक ब्लैक लगा हुआ होता है वो क्या है? हमारा बेकेलाइट होता है। यहाँ पे आप डी पे आप टिक लगाओ, 56 का डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके वैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को आप बेकेलाइट कहते हो, पर इसमें रेजिन नहीं दे रखा, खाली शॉर्ट में दे रखा है घुमाने के लिए। 57 देखो, लाइट स्कैटरिंग विधि पॉलीमर के कौन से गुण को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? लाइट स्कैटरिंग मेथड आर यूज्ड टू डिटरमाइन द विच प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर्स। तो राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, औसत आणविक द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए, यानी कि एवरेज मोलिकुलर मास को। 58 देखते हैं। कौन सा अकार्बनिक पॉलीमर है? फॉस्फाजीन्स जो होता है ना, ये एक अकार्बनिक पॉलीमर होता है, ऑलवेज याद कर लो। कौन सा? फॉस्फाजीन्स। सर याद हो गया, आगे बढ़ाएं? बढ़ा दो सर। अब देखो इसमें जिगलर नाटास है, हर साल एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता ज़रूर है और अभी भी आया। कभी कभी तो आपसे ये पूछ लेता है कि जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड है, ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर है ना, किस चीज़ के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। लेकिन आज जो इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा है वह बड़ा हटके पूछा है। जिगलर नट्टा उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो होता है टैक्टिसिटी को। यहाँ पे आप सी पे आप टिक लगाओ, टैक्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट का आप यूज़ करोगे। 59 का सी नंबर ये मेरे ख्याल से होना चाहिए, यही है राइट ऑप्शन, ठीक है।
बड़ा क्वेश्चन अंदर से पूछा है ये। पॉलीएथिलीन पॉलीमर के चैनों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? पॉलीएथिलीन पॉलीमर के चैनों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो आयनिक बॉन्ड कभी नहीं पाया जा सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं पाया जा सकता, ठीक है। तो कौन सा पाया जाता है? सहसंयोजक बंध या वन डर वाल बंध, इन दोनों में से कोई सा एक बॉन्ड हो सकता है। आप सहसंयोजक बंध नहीं, दुर्बल बंडरवाल ये होता है, ये वंडरवाल फोर्सेस पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। निम्नलिखित में कौन सा बहुलीकरण चैन ग्रोथ बहुलीकरण कहलाता है जो एडिशन पॉलीमेराइजेशन है? कहाँ पर है? यह है योगात्मक बहुलीकरण इज ए राइट ऑप्शन। इसको आप बोलते हो ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन, चैन ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन। जैसे पॉलीथीन बनाना है आपको, तो एन अणु पॉलीथीन के ले लो, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे गर्म कर दो, और उसके बाद एन अणु वो आपस में जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको आप पॉलीमर कहते हो, यानी कि पॉलीथीन बन के तैयार हो जाएगी। तभी तो बड़ा एथीन पॉलीथीन, यानी कि एथीन के अणु अनेक अणुओं से मिलकर पॉलीथीन बनती है। समझ गए नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 61 का आप बी पे आप टिक लगा दो, एडिशन पॉलीमेराइजेशन, यही तुम्हारा क्या है? चैन ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन है। टीजी क्या है? तो टीजी की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, याद कर लो, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि सी नंबर पे आप टिक लगा दो। ओके, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, नियोप्रीन क्या है? ये हमेशा सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ए पे टिक लगा हुआ आप। अच्छा 64 देखो जरा, फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन, यानी कि विच मटेरियल्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। फ्री रेडिकल बहुलीकरण क्रियाविधि में कौन इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त होता है? आप बोलोगे परोक्साइड, सी पे आप टिक लगाओ, परोक्साइड जो होता है, ठीक है। 65 देखो, कलर उत्पन्न करने वाले समूह कहते हैं क्रोमोफोर। कहाँ पर है इसमें? ये रहा, कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड क्रोमोफोर इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा पेपर आपको देखने में मिला है, बहुत ही सिंपल पेपर आया, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने आपका दिमाग ज़रूर हिला दिया होगा, पर आते हैं यार कुछ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इजी नहीं आते पेपर में। अगर सबके सब इजी क्वेश्चन आ गए तो 75 में से 75 मार्क्स ले नहीं आओगे आप, इसलिए वो सबके सब क्वेश्चन आपको इजी नहीं देते। दृश्य क्षेत्र की तरंग लंबाई कितनी होती है? ये बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल सही सही ऑप्शन लगा कर आया, और किस किस के माइंड में, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके माइंड में बिल्कुल सही सही ऑप्शन आया। सी पे टिक लगाओ, 400 से 750 नैनोमीटर। अच्छा 67 देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ मैथिल ऑरेंज आर, ए पे टिक लगा दो, ये मैथिल ऑरेंज की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ठीक है। SO3H, फिर रिंग, फिर N डबल बॉन्ड N, फिर रिंग NCH3 का होल ट्वाइस, ये मैथिल ऑरेंज होता है, ठीक है। ए पे आपने टिक लगा दिया इस वाले पे, ठीक है। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें राइट ऑप्शन मिल गया तो आगे क्या देखें। बूट पॉलिश में कौन सा डाई प्रयुक्त होता है, यानी कि विच डाई आर यूज इन बोट पॉलिश? तो ये होती है बिस्मार्क ब्राउन। बिस्मार्क ब्राउन का यूज़ जो होता है ना, वो बोट पॉलिश में किया जाता है, ठीक है। चलिए 69 देखते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को और किस नाम से जाना जाता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, है भैया, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, या रेड शिफ्ट, या ब्लू शिफ्ट। यार 69 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, रेड शिफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 70 देखते हैं। बीटा डी ग्लूकोज में कितने किराल कार्बन होते हैं? बीटा डी ग्लूकोज में कितने किराल कार्बन होते हैं? वैसे 5 होते हैं हमेशा, ऑलवेज याद कर लो, ए जो है ना 5 होते हैं, बस लास्ट वाला CH2OH नहीं होता, बाकी सबके सब 5 होते हैं ये, ठीक है। चलिए तो 70 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, 5 होते हैं। द नंबर ऑफ किरेल कार्बन इन बीटा डी प्लस ग्लूकोज इज 5। ओके। अच्छा 71 देखो ज़रा, डी ग्लूकोज में से डी का क्या अभिप्राय है? तो अधिकांश बच्चे जो इसका राइट ऑप्शन मार के आए होंगे वो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे लगा कर आए होंगे, मुझे पता, क्योंकि डी का मतलब जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही लग रहा, पर होता नहीं है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस शो करता है या स्मॉल डी शो करता है, बड़ा डी कभी भी शो नहीं करता। बड़े डी का मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा, डी पे आप टिक लगाओ, पेनल्टीमेट किराल कार्बन पर संरचना, ठीक है। पेनल्टीमेट किराल कार्बन पर संरचना इज ए राइट ऑप्शन, यानी कि कन्फिग्रेशन एट द पेनल्टीमेट किराल कार्बन, ठीक है, तो इज अ राइट ऑप्शन। चलिए डी पे आप टिक लगा दो, विजजक, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाओ, नॉट डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके। 72 देखो, 72 है हमारा, दूध में पाया जाने वाला डाइसैकेराइड है। तो दूध में हमेशा लैक्टोज पाया जाता है, यानी कि द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज,
ठीक है, लैक्टोज पर आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 73 है, म्यूटा रोटेशन है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, वहीं पे टिक लगा दो। ग्लूकोज के किसी भी फॉर्म के विलयन का ऑप्टिकल रोटेशन परिवर्तन, ठीक है, ए पे आप टिक लगा दो। तो मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाई दे टिक लगा दो। और अभी भी आपके जो एग्ज़ाम है ना आने वाले हैं, केमिस्ट्री का हो गया, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, बस सबसे बड़ा ऑप्शन देखना, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहा है और ऑप्शन को आपको तुक्का लगाना है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन देख लेना, उस पर टिक मार देना, वही राइट होगा। 74 देखते हैं, किल्यानी फिशर संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो किल्यानी फिशर संश्लेषण का यूज़ जो होता है ना, वो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के लिए, जैसे एरेबिनोज को ग्लूकोज में बदलना है, एरेबिनोज में कार्बन आइटम की संख्या 5 होती है और ग्लूकोज में 6 होती है, तो एक कार्बन बढ़ाना है तो आप किल्यानी फिशर सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हो। मतलब श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने के लिए आप जो है किल्यानी फिशर संश्लेषण का यूज़ कर सकते हो। और रफ डिग्रेडेशन भी होता है, जिसका यूज़ हम एक कार्बन कम करने के लिए करते हैं। अगर ग्लूकोज को हमें एरेबिनोज में बदलना है तो उसके लिए हम रफ डिग्रेडेशन का यूज़ किया जा सकता है। और किल्यानी फिशर संश्लेषण क्या काम करता है, एक कार्बन बढ़ा देता है, यानी कि कार्बन वृद्धि का श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने के लिए। सी पे आपने टिक लगा दिया। 75 लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का हेबर्ट संरचना है 6 कार्बन परमाणुओं वाली संरचना, 6 सदस्यीय रिंग संरचना होती है ये 75 जो होती है, यानी ग्लूकोज की हेबर्ट संरचना जो होती है ना, वो 6 सदस्यीय रिंग संरचना होती है। और आपने बनाई भी होगी, कुछ इस टाइप से बनती है ये। कह दो कि हमने ना बनाई है, एक बार कह दो कि हमने ना बनाई है, ये इस टाइप से है ना, ये ऐसा तो बनती है ये वाली। हाँ, अब इधर HOH, तो फिर HOH, फिर ठीक है, इस टाइप से होता है ये, ऐसे कर करके फिर HOH, फिर OH ऊपर H नीचे, फिर CH2OH ऊपर H नीचे, इस टाइप से ये संरचना बन जाती है। तो 6 सदस्यों वाली रिंग संरचना होती है हेबर्ट प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन हो गए, अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। तो जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है ना, वो इन क्वेश्चन को ना अच्छे से देख के जाना कि यार कौन से क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है, और जिनका हो गया है वो अपनी आंसर की मिला लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।